कि डिमांड बढ़ रही है उसका हिंदुस्तान कॉपर पे। हिंदुस्तान कॉपर भी सिल्वर से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, पर दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली है। और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे। समीर सर, पहले गोल्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक बार फिर ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि माना जा रहा था कि पिक आउट हो रहा है, नीचे जाएगा, नीचे खरीदेंगे, पर ऐसा कोई मौका मिला, पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया कि अब नाउ इट्स द एंड ऑफ द रैली फॉर गोल्ड। पर गोल्ड एज अगेन बाउंस बैक, $4,500 प्रति ट्राई आउंस के ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। सिल्वर नियर $70। कहाँ तक जाएंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अनसर्टेनिटी इंडिया में भी है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी कुछ और पक रहा है एक्चुअली। तो मैडम, फर्स्ट आई लाइक टू टेल योर व्यूअर्स कि आप मेरा गोल्ड का व्यू मत सुनिए, क्योंकि मेरा व्यू रॉन्ग रहा हुआ है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट गोल्ड टू परफॉर्म दिस वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो भी मैं बोलूं, प्लीज इग्नोर, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू कमोडिटीज, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाट आई कैन, जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, एंड इट इज अ आप इन्वेस्ट करते हैं जब अनसर्टेनिटी, आपने कहा कि अनसर्टेनिटी होती है, तो यू वांट टू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड, तो इट बिकम्स दैट। तो क्वेश्चन इज, यस, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, यूएस, वेनेजुएला, रशिया यूक्रेन जी। वॉर नॉट एंडिंग। फिर सेंट्रल बैंक साथ में गोल्ड खरीद रहे हैं। सो व्हेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, मोमेंटम में अभी क्या हुआ है कि आई थिंक लॉट ऑफ स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी गोल्ड बीज या ये गोल्ड ईटीएफ्स लेना शुरू कर दिए हैं। प्लस देन यू हैव हाउस होल्ड्स में, जब गोल्ड बढ़ना शुरू होता है, द वाइज ऑफ द हाउस विल कम एंड से, देखिए मैं, आपने मेरी बात सुनी नहीं, गोल्ड बढ़ गया, तो हस्बैंड प्रोबेबली गोज आउट एंड बाइज मोर गोल्ड। नहीं, आई करेक्ट। एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स अ मोमेंटम यस। ट्रेड राइट यस। नाउ। एक कहना है इंग्लिश में, जॉन मेनार्ड कीज ने कहा था, मार्केट कैन स्टे इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। यानी ट्रू। कि मार्केट पागलपंती में ज्यादा रह सकती है जहां तक आपकी कैपेसिटी नहीं रह सकती है। तो शॉर्ट तो मत ही करिए, बट यू बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। अगेन आई एम सेइंग, मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना, आपके व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन गोल्ड, और मेरा कॉल रॉन्ग है, बट आई विल बी नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और सिल्वर। अब आज सिल्वर की भी बात करें तो पीपल आर टॉकिंग कि सिल्वर तो 50 to 60% इंडस्ट्रियल यूज है, वो पहले से बातें थी, ऐसा कुछ बैटरी। नया तो नहीं है। जी बिल्कुल, बट यू सी व्हाट्स हैपेंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन बड़ी बड़ी हुई है, राइट? सो प्रोबेबली द यूज ऑफ सिल्वर एक्सपेक्टेशन इज हायर, तो इस वजह से थोड़ा सा, बट इट इज अगेन स्टोर ऑफ वैल्यू। इट इज अगेन कि मोमेंटम में सब लोग चढ़ना शुरू हो गए। आई रिमेम्बर सीइंग सिल्वर बीज एट 110 अबाउट 2 months ago, आज 200 है। When a commodity rallies like this, I don't have the courage to go out and buy it. In fact, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं कि इफ आई वाज अ होल्डर, आई एम नॉट, आई वुड बी सेलिंग। सिंपली पुट, ऐसे रिटर्न्स अगर कोई स्टॉक भी देते हैं तो इज फिनोमिनल। ये तो करेक्ट। कमोडिटी दे रही है जो आपको कुछ रिटर्न नहीं देती, इन द सेंस इट डजंट पे यू डिविडेंड, डजंट पे यू इंटरेस्ट, डजंट गिव यू एनीथिंग, इट्स जस्ट अ स्टोर। So I would be selling, but like I said, मेरा व्यू राइट नहीं रहा है। आई कुड कंटिन्यू टू बी रॉन्ग, गोल्ड एंड सिल्वर में कंटिन्यू टू रैली, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ रहा है और डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इज इंक्रीजिंग। सो कैन इट कंटिन्यू? इट कैन। विल आई बी अ बायर? नो। तो अच्छा ठीक है, अब गोल्ड के बारे तो नहीं है, लेकिन गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनीज पे क्या करना चाहिए? लाइक ज्वेलरी कंपनीज है, टाइटन दिग्गज कंपनी है, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे एक अच्छा मूव भी हमको देखने को मिल रहा है। सो उन कंपनीज में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकता है, जी। एवरीवन डजंट अग्री विद व्हाट आई हैव टू से, बट आई जस्ट से व्हाट आई वांट टू से, कि जब गोल्ड का भाव इतना बड़ा है तो पीपल यूजुअली हैव अ बजट कि मैं 5 lakhs या 7 lakhs का कोई प्रोडक्ट लूंगा। जी। तो आप क्या करेंगे? यू आर नॉट गोइंग टू, अगर गोल्ड का प्राइस है, इफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट हैज गॉन अप बाय 30%, आप 7 lakhs का 10 lakhs नहीं करने वाले हो। जी। यू स्टिल हैव अ बजट ऑफ 7 lakhs, सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज बाय स्मॉलर स्मॉल। अमाउंट ऑफ गोल्ड। करेक्ट। अगर आप अमाउंट क्वांटिटी वाइज कम कर देते हैं, तो देन ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी दैट कैन गो टू द गोल्ड, यानी कि कंपनीज जो टाइटन जैसे या कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, ये सब जो है, ऑब्वियसली दे हैव लोअर प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर पीस बेसिस, राइट? जी। तो
अगर वो 5 लाख पे पहले इतना कमाते थे, ऑब्वियसली they will make little less because they're selling a smaller amount of gold, because you cannot make the same rupee profit which you could if you had sold more amount of gold. You may make a margin percentage same रख सकते, but rupee profit same नहीं रख सकते. जी तो it could be कि profit growth slow down हो जाए. I'm not saying it will stop, but if they were growing at 20%, maybe the growth may become profitable growth may become 8% or 10%. तो वो एक रिस्क है, बट दीज कंपनीज आर स्टिल गोइंग टू ग्रो, क्योंकि इंडिया में ज्वेलरी डिमांड कम नहीं होने वाला है. दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. सेकंड, आप क्या देखेंगे कि उनको एक रिवर्स बेनिफिट आता है, दैट समटाइम्स नाउ सडनली बाइंग मोर डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में बिकम मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि गोल्ड का रेट इतना बढ़ चुका है. तो यू मे से कि चलो हमको थोड़ा फैंसी वाला दे दो गोल्ड, देयर दे मेक मोर मनी ऑन डायमंड स्टडेड, क्योंकि डायमंड के मार्जिन पे दे कैन अर्न अ लॉट मोर देन दे कैन अर्न ऑन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का रेट तो सबको मालूम रहता है. डायमंड आप थोड़े डिस्काउंट पे ले लीजिए. वो रैपनेट करके एक चीज है जहां पे सब लोग बेचते हैं, रैपनेट लेस 40%, रैपनेट लेस 30%. सो all of there you can, so maybe they can cover up some margin there. So I think companies will grow but slower growth. अभी लास्ट एक और सेक्टर है जो गोल्ड से अफेक्टेड है, वो गोल्ड लोन कंपनीज है, Correct. मन्नपुरम और. हाँ तो आई वांट टू डिस्कस दिस. एक्चुअली मैं एक दूसरे चैनल पे सुबह बोल रहा था, एंड आई डिस्कस द सेम टॉपिक देयर आल्सो, कि जब गोल्ड का रेट बढ़ता है तो ये कंपनीज के लिए फैंटास्टिक है. फर्स्ट, उनके डिफॉल्ट रेशियोज कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने गोल्ड 100 रुपए का गोल्ड लेके आपको 120 रुपए का लोन दिया, या 130, लेट्स वर्क रिवर्स वे. अगर मैंने 100 रुपीज का लोन दिया और 70 रुपीज का गोल्ड आपसे लिया हुआ है, नाउ गोल्ड वैल्यू वेंट अप फ्रॉम 70 रुपीज टू 90 रुपीज, तो चांस ऑफ डिफॉल्ट तो कम ही हो जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन वांट्स हिज गोल्ड बैक, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है. तो एनपीएस कम हो जाएंगे. तो डैम गुड, दीस कंपनीज आर चार्जिंग 18%, 19% ऑन द यील्ड. आप कमा लिए, बहुत अच्छा किया. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट. अभी ये रीफाइनेंसिंग आता है. 6 मंथ लोन यूजुअली होते हैं, गोल्ड लोन 3 मंथ, 6 मंथ, कोई 1 ईयर्स भी रहते हैं, बट यूजुअली शॉर्ट टर्म रहते हैं. तो 6 मंथ्स के बाद अभी गोल्ड का वैल्यू आपका जो होल्डिंग था वो 140 हो गया है. जी तो यू स्टार्ट गिविंग अ लोन एट 110 रुपीज. नाउ दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मेरी लोन बुक ग्रो हो रही है विदाउट रियली हैविंग टू फाइंड अ न्यू कस्टमर. आई एम जी स्टिल चार्जिंग दैट 18%. तो जी मैं ग्रोथ दिखा रहा हूँ लोन बुक में, एयूएम में. भाई एक्सेल में सब लोग बिल्ड करने लग गए, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा. But the problem will come if gold prices fall. अगर gold correct होता है, I'm not saying it is going to or not going to, that call I'm telling you I'm not making. But अगर gold price वो 140 वाला वापस 110 पे आ जाता है, now these gold finance companies are on 100% LTV, और उनका इंटरेस्ट 18-19%, यानी कि द पर्सन हैज टू पे बैक 130 रुपीज. जब उसको लेना, उसका गोल्ड का वैल्यू 110 है, इज ही गोइंग टू पे बैक? नॉट गोइंग टू पे बैक. इफ ही डजंट पे बैक, कंपनीज लाइक मुथूट मनप्पुरम हैव टू टेक द गोल्ड इन एसेट एंड सेल इट, पर लॉस हो सकता है. सो इन अ बुल मार्केट गोल्ड लोन कंपनीज सब लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर करेक्शन आता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू कम इन गोल्ड प्राइसेस, then I think these companies can get very badly hit, because they've stretched their LTVs because gold prices have gone up. They do not say कि नहीं हम लोग आपको LTV कम करके दे. They want to lend out money because their business makes money on lending out money. जी So that needs to be seen. अगर gold prices गिरने लगे for whatever reason, say it falls by 10%, I would start getting worried on gold finance companies, क्योंकि they have then overextended themselves. वो एक कैवियट लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. वी आर बुलिश ऑन मन्नपुरम. हमको लगता है लॉन्ग टर्म अच्छा है. मुथूट पे वैल्यूएशन थोड़े रिच है, बट अगेन वी आर पॉजिटिव. बट रिमेंबर, ये वन वे नहीं जाने वाले. वी सीन इन पास्ट गोल्ड प्राइसेस गिरे, तो ये कंपनीज में करेक्शन हुई है. जी चलिए कुछ और कंपनीज की बात कर लेते हैं. मनीष, श्रीराम फाइनेंस एक बड़ी डील के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है, आज भी अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए. चोला फाइनेंस, जहाँ पे कोबरा पोस्ट की कुछ उन्होंने कुछ कंपनी के बारे में कहना था जो बिल्कुल बेकार निकला, उसके बाद स्टॉक जो है वो 6% ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है. दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या राय है? दोनों ही स्टॉक में से बेटर अगर आप बात करें तो बेटर चोला फाइनेंस लग रहा है. चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट है काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ, और करंट लेवल से 5 से 10% की और अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है. टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बात करें तो ब्रेकआउट चोला फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस में से चोला फाइनेंस ज्यादा बेटर लग रहा है. और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन सब कंपनीज में क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से उससे बेटर चार्ट अवेलेबल है, जैसे आरईसी है, पीएफसी है, ये दो ओके। स्टॉक्स के चार्ट ज्यादा बेटर है एंड ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो आरईसी और पीएफसी है, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मुझे याद है मैंने शायद समीर सर से ही एक बार पूछा था, तब स्टॉक 140 के आसपास था, उसके बाद 600 700 चला गया था और अब फिर 300 के पास आ गया है। ये बाउंस बैक ही है या फिर आपको लगता है कि क्योंकि इस सेक्टर ने बिल्कुल 2025 में परफॉर्म ही नहीं किया? जी, फाइनेंशियल सर्विसेज अभी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ है। काफी सारे स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं और बेस बिल्डअप देखने मिल रहा है। मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा मूव आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं समीर सर। आज सीमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी तो कंसोलिडेशन मोड में ही है, वहां कोई रुझान नहीं है। ओरिएंट, एसीसी एंड अंबुजा दे आर बीइंग कंसोलिडेटेड, तो इसके चलते हुए अंबुजा सीमेंट इज डूइंग बेटर। सीमेंट स्पेस में अंबुजा एंड अल्ट्राटेक, क्या करना चाहिए दोनों ही स्टॉक्स पे? आपकी क्या व्यू है? तो मैं दोनों का आई होल्ड बोथ ऑफ देम। आई Okay. एक्चुअली आल्सो होल्ड श्री सीमेंट। तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू होल्ड। बट मैं आपको एक चीज इस पे बात करना चाहता हूँ, इवन दो आई एम होल्डिंग ऑन टू इट फ्रॉम अ 3 ईयर परस्पेक्टिव, Okay. कि ये सब कंपनीज, एक तो ये जो मर्जर है इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू। क्यों इतने साल से होलसेल ने एसीसी और मुझे मर्ज नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है। बिकॉज यू आर पेइंग डबल द सीईओ कॉस्ट, डबल द सीएफओ कॉस्ट, डबल कितने कॉस्ट आप डबल पे कर रहे थे, मार्केटिंग ये वो। जी। Adani has finally taken a call to merge it and reduce some of the cost जो overheads रहते हैं, which is a very good positive and a welcome move. Okay? तो I'm all in favor of that. अभी प्रॉब्लम सीमेंट सेक्टर में क्या होता है कि ये सब कंपनी 70% यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। तो एवरी टाइम हम लोग होप करते हैं कि अभी देखिए डिमांड बढ़ेगा तो यूटिलाइजेशन 80-85% जाएगा और ऑपरेटिंग लेवरेजेस प्ले आउट करेंगे। कोई ना कोई कंपनी आके नया एक्सपेंशन लॉन्च कर देता है, आइदर बी अल्ट्राटेक या फिर दालमिया या फिर श्री सीमेंट या फिर कोई ना कोई। सो दी सीमेंट कंपनीज अनफॉर्चुनेटली कीप वर्किंग एट, अगर आप लास्ट 5 years के देखे, 6 years, कंटिन्यू टू वर्क एट 70 to 75% यूटिलाइजेशन लेवल्स। यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, बट आरओईज कितने बैठते हैं? 8 to 12% के बीच में। 10% अभी अल्ट्रा एसी अंबुजा का लास्ट ईयर वाज 10.2, आई थिंक एसीसी का वाज 10 पॉइंट, नहीं एसीसी का वाज 9 पॉइंट समथिंग, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स ऑल ऑफ देम, बट आरओईज 9 or 10% है। तो why should I make investments in companies that are trading at 25-30 times earnings जब आपकी ROE is only 10%, meaning you are beating the risk free rate by 3%, पर आपको PE multiple चाहिए 30 का। It becomes difficult to fathom. So I continue to hold. We hope कि some point in the near future में ये सब कंपनीज कैपेसिटी एडिशंस थोड़े से कम करे, यूटिलाइजेशंस बढ़े, और जब ये यूटिलाइजेशंस बढ़ेंगे एंड प्राइसेस मूव अप बिकॉज ऑफ लोअर supply coming up, then what you will see is great growth in EBITDA margins, ROEs moving up to 15-16%, और जब ये होगा तब ये सब स्टॉक्स में मूवमेंट होंगे। प्रॉब्लम इज आई डोंट नो इफ इट्स गोना बी 1 year or 3 years when this happens, but we are very hopeful कि होगा, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड इज गोइंग टू बी ऑन द राइज, बी इट फ्रॉम गवर्नमेंट, बी इट फ्रॉम हाउसिंग, बी इट फ्रॉम डेटा सेंटर्स। आप कहां से भी देखिए, हमारे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड इज गोइंग टू बी इन द राइज, और सीमेंट विल कीप ग्रोइंग। सीमेंट का थंब रूल है, इफ जीडीपी ग्रोज एट 7%, तो 1.5 times पे सीमेंट ग्रोथ आएगा, यानी कि 11-12-13% पे सीमेंट का ग्रोथ होगा। And if that happens at some point in the near future, capacity utilization will cross 85, and that is when you'll get the real upside from the stock market in all these cement companies. मनीष जी, आईटी स्पेस में आज कोफोर्ज को देखते हैं। आज ये स्टॉक 5% नीचे है, क्योंकि कंपनी की रकम जुटाने की योजना है एक बार फिर, और दिसंबर 26 को बोर्ड की बैठक होगी। और जहाँ तक मुझे याद है 18 महीने और 19 महीने पहले ही कंपनी ने QIP के जरिए कुछ रकम जुटाई थी। उसका एक नकारात्मक इफेक्ट जो है वो इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आज पास 5% नीचे है, क्योंकि कंपनी एक बार फिर रकम जुटाने की योजना रखती है। आप इस स्टॉक को कैसा देखते हैं, और साथ में ही आईटी स्पेस में कोई अच्छा स्टॉक जो आपके टॉप पिक्स हो? और जी, आईटी सेक्टर में जो अच्छे सेटअप वाले स्टॉक लग रहे हैं जो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो है एम्फोसिस, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, LTIM। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनका चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेटर है और स्ट्रॉन्ग ब्रेक बेस बिल्डअप लग रहा है।
कोफोर्ज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है बिकॉज 5-6% का फॉल आया है। और अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते भी इसमें कुछ फॉल आया था और टेक्निकली इसमें एक ब्रेकडाउन है, तो मेरे हिसाब से कोफोर्ज से थोड़ा दूर रहने की राय होगी। तो मनीष, फार्मा स्पेस की आपने बात की, आपने कहा कि फार्मा स्पेस आपको अच्छा लगता है, तो फार्मा स्पेस में क्या खरीदना है? फार्मा स्पेस में दो स्टॉक है, जैसे मैनकाइंड फार्मा एक है और ग्लेनमार्क फार्मा। ये दो स्टॉक में अच्छा बेस बिल्डअप है और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है, मैनकाइंड फार्मा एंड ग्लेनमार्क फार्मा। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। समीर सर, तो 2026 की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? कोई लिस्ट जो आपने बनाई हो, आपको लगता है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अ करेक्शन, यू विल बाय? मैम ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी तो है ही, इतने सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम लो पे 52 वीक लो पे नहीं, चल रहे अच्छा, मेरा सवाल गलत था। मेरा सवाल ये था कि विल यू बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स? यस, आई विल बाय मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट्स आने लगे हैं, जहां पे हमें लगता है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे वी विल डेफिनेटली लुक टू ऐड। हम we've always presented stocks to you, so I'll give you 6-7 companies जो हमने Correct. recently ली हैं। जी। Sterling and Wilson Solar we continue to add, Sammaan Capital we continue to add, NBFC space में, IDFC Bank, IndusInd Bank banking space में हम काफी bullish है long term। if we look at consumer में Westlife Foodworks यानी कि McDonald's India और देवयानी इंटरनेशनल है जो स्टॉक्स हमने लिए हैं। Okay. देन इन रिटेल विच इज कंज्यूमर ट्रेंड, हम ये 4000 लेवल्स पे अक्यूमुलेट कर रहे हैं। मेट्रो शूज ले रहे हैं, यस वैल्यूएशंस लुक एक्सपेंसिव, बट जब कंजम्पशन ग्रोथ आएगा, एसएसएसजी आएगा, देन दीज वैल्यूएशन मल्टीपल्स विल नॉट लुक एज एक्सपेंसिव। क्योंकि राइट नाउ वी गॉन 2 इयर्स जहां ट्रेंड को छोड़ के बाकी के कंपनी हैव सीन एसएसएसजी डी ग्रोथ, तो जब ये ग्रोथ आएगा आई थिंक देयर बी अ मैसिव री-रेटिंग इन दैट साइड। ऑटो सेक्टर में वी हैड बॉट हीरो होंडा, पर वो अभी काफी भाग चुका था, आई विल नॉट रेकमेंड बाइंग दैट वन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक व्हिच आर द अदर सेक्टर। हाँ, एक स्टॉक जो है हमने लिया है IGIL, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, डेट फ्री कंपनी है। दे डू ग्रेडिंग्स ऑफ डायमंड्स, लैब ग्रोन एंड नेचुरल। स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है। वी फील द नेक्स्ट 3 years देयर बी ग्रेट ग्रोथ इन लैब ग्रोन, और लैब ग्रोन में जैसे ग्रोथ आएगा इन लोग के नंबर्स बढ़ेंगे। सो देयर आर सो मेनी। फर्स्ट क्राई है, हमने रिसेंटली एंटनी वेस्ट हैंडलिंग लिया हुआ था। I mean, I can go on, but many mid caps have corrected, valuation अच्छे हैं, and we are adding on to these kind of counters at this point of time. सर, आपकी बात तो कोई बहुत सीरियसली सुन रहा है। सम्मान कैपिटल के स्टॉक को देखिएगा, एकाएक इसमें तेजी आने लगी और डे हाई पे इस समय सम्मान कैपिटल का स्टॉक, और बहुत सारी लिस्ट जो है वो लंबी है। अब सुनने वाले को टाइम भी लगेगा और रिएक्ट करने में भी टाइम लगेगा, बट यस, मिड कैप स्पेस में वैल्यू तो है क्योंकि करेक्ट बहुत हुए हैं। आप इंडेक्स को नहीं देखिएगा। One last thing, please आप लोग स्टडी करिए, ये स्टॉक्स मैं ले रहा हूँ, प्लीज स्टडी I would बिफोर have- इन्वेस्ट, डोंट